साथियों नमस्कार। साथियों, कल बात हो रही थी यूरोप में समाजवाद के विषय में। हमने देखा था कि समाज जो कि फ्रांस की क्रांति के समय 3 भागों में बटा हुआ था, फिर जब यूरोप में आते हैं समाज में परिवर्तन होता है और समाज 3 भागों में बट जाता है, जहाँ पर 3 समूह ऐसे होते हैं जिसमें रेडिकल और रूढ़िवादी और उदारवादी, इन तीनों समूहों के बारे में चर्चा होती है और कैसे इन तीनों से फिर समाजवाद उभर करके सामने आता है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। जिसमें हमने देखा था कि समाजवाद पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया था और समाज में पुनर्गठन का एक दृष्टिगामी परिणाम था समाजवाद। और फिर आगे चल करके हमने देखा था कि समाजवादियों के पास भविष्य के लिए बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी और उनमें से हमने नाम लिया था रॉबर्ट ओवेन का, जो कि न्यू हार्मनी का गठन किया था। न्यू हार्मनी मतलब नया समन्वय। और इसके बाद में साथियों हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही वीडियो पोस्टपोन करना पड़ा था, हमें डिले करना पड़ा था। आज जो थोड़ा सा परिचय छूट गया था उसके बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, तो हम बता रहे थे कि समाजवादियों के भविष्य के बारे में, जिसमें रॉबर्ट ओवेन जो कि न्यू हार्मनी एक नए तरह के समुदाय की रचना करी थी। कौन सा? न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी मतलब नया समन्वय। क्या था? नया समन्वय। नया समन्वय। साथियों, ये ऐसा समाजवाद था जिसमें रॉबर्ट ओवेन कहते थे कि जो एक प्रकार से जो खेती होती है किसानों की अलग अलग होती है, वो सामूहिक खेती होनी चाहिए थी। सारे किसान कह रहे थे कि इसमें एक के पहल करने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी। साथियों, सरकार ने आगे प्रयास किया, उसने कोऑपरेटिव जैसे लोगों का समूह बना और फिर उन्होंने अपना प्रयास किया और आगे चल करके कार्ल मार्क्स निकल करके सामने आते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार कुछ अलग ही था। उन्होंने बताया था कि ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद, कौन सा? पूंजीवाद। ये पूंजीवाद एक तरीके से मतलब ऐसा दृष्टिकोण है, पूंजीवाद जो कि ऐसा समाज है जो कि औद्योगिक समाज की संज्ञा दी थी, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास निजी संपत्ति होती थी, निजी कारखाने होते थे और उनको जो मुनाफा होता था पूंजीपतियों को, वो मजदूरों के कारण होता था। जब मजदूर जब कारखाने में मेहनत करते थे, उसके कारण जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, उससे मुनाफा पूंजीपतियों का होता था। साथियों, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब तक पूंजीपति मजदूरों के मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि मजदूरों को एकजुट होना चाहिए और मजदूर एकजुट हो करके इस पूंजीपति जो पूंजीवादी जो समाज है उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए और सारी संपत्ति जो पूंजीपतियों की है वो पूरे समाज में बांट देना चाहिए। क्योंकि किसी एक के पास अगर संपत्ति होगी तो सिर्फ वो उसका मालिक होगा, लेकिन जब वो संपत्ति पूरे समाज की होगी तो सारे लोगों की देखरेख में होगी और सभी की भलाई होगी। मार्क्स ने आगे चल करके ऐसे समुदाय को, ऐसे समाज को कम्युनिस्ट समाज की संज्ञा दी थी, जिसे साम्यवादी समाज कहते हैं। कौन सा? साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, और जिसे कम्युनिस्ट भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट समाज। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इस समाज का ये जो साम्यवादी समाज है, इस समाज की तुलना की गई थी, इस समाज को बताया गया था।
आगे चल करके समाजवाद का समर्थन हम देखते हैं पूरे यूरोप में फैल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी में ऐसे ऐसे संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि जर्मनी में बनाया गया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सा? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। साथियों, जब आप हमारे लेक्चर को सुने, जब आप लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप हाथ में कापी कलम जरूर लें, जिससे हम जो मेन पॉइंट जो बता रहे हैं उनको लिखते रहें और इससे याद होता रहेगा। तो हमने बताया कि समाजवाद आगे चल कर के एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और धीरे धीरे ये साम्यवाद आगे उभर करके सामने आया और फिर मजदूरों ने एकत्र होकर के हर जगह पूरे यूरोप में जगह अपनी पार्टियों का गठन किया। जैसे कि जर्मनी में गठन होता है, मजदूर गठन करते हैं किस पार्टी का? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि सामाजिक लोकतंत्रीय पार्टी का गठन होता है। और फिर संसदीय चुनाव में इस पार्टी का लोग सहयोग करते हैं, मजदूर और जो किसान होते हैं वो सहयोग करते हैं। फिर आगे चल करके 1905 में हम देखते हैं ब्रिटेन में आगे चल करके जब हम देखते हैं 1905 में, तो ब्रिटेन एक पार्टी का गठन करता है, ब्रिटेन, जिसमें ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी होते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी आगे चल करके 1905 में ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का गठन करते हैं। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। तो इंग्लैंड में कौन से? लेबर पार्टी का गठन होता है। जर्मनी में कौन से? जर्मनी में होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन। और इसी प्रकार से आगे चल करके फ्रांस में होता है सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मजदूर वर्ग होता है ये आगे चल कर के जगह जगह इकट्ठा होते हैं और अपने संगठन बनाते हैं। इस प्रकार से जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्रिटेन में कौन सी? लेबर पार्टी, और फिर फ्रांस में कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी। तो पूरे यूरोप में ये जो समाजवादी पहल चली थी, इन्होंने जगह जगह अपने संगठन इकट्ठा किए। लेकिन हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। 1914 तक इनके चुनाव हुए इन पार्टियों के, और सफलता कहीं नहीं मिली, कहीं भी इन्होंने विजय नहीं हासिल की। लेकिन इसका परिणाम कहीं ना कहीं सकारात्मक आता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसका जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज़्यादा पार्टियों में रहा। इन्होंने अपने कानून बनाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका रही इनकी कानून बनाने में, और आगे चल कर के इनके द्वारा कई कानून बनाए जाते हैं। लेकिन सरकार पर उदारवादी, रूढ़वादी और रेडिकल इन्हीं समाजों का दबदबा रहा। तो आगे चल कर के इन सब समाजों में परिवर्तन आता है और फिर उभर करके रूसी क्रांति का जन्म होता है, जब समाजवाद में कुछ गुट बंटते हैं। जैसे कि 1914 में जब ये रूसी क्रांति उभर कर सामने आती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आगे देखते हैं रूसी क्रांति कैसे होती है और कैसे समाज में परिवर्तन आता है, किस प्रकार की वहाँ की स्थिति थी रूस की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जॉर्ज निकोलस सेकंड, कौन से? जॉर्ज निकोलस सेकंड 1914 की बात कर रहे हैं। 1914 ईस्वी में
रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जॉर्ज निकोलस सेकेंड का शासन था। मॉस्को के आसपास में पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सब जो है रूस के साम्राज्य में ही सम्मिलित थे। और कुछ हिस्सा जो कि जैसे कि आज के मध्य एशियाई राज्यों में जो पड़ते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, वो भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यानी कि रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी एक रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वालों का बहुमत था। लेकिन इस साम्राज्य के तहत कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और इसका समाज कैसा था, हम 20वीं सदी की चर्चा करने जा रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत की रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी का था। अगर हम देखें रूस की आबादी का, तो लगभग 85% आबादी कृषक थी, किसान थे। लगभग 85% आबादी किसान थी और जो कि आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती थी। जबकि अन्य देशों में अगर हम तुलना करें तो फ्रांस और जर्मनी को अगर साथ में ले लें तो लगभग फ्रांस और जर्मनी अगर हम साथ में ले लें तो भी लगभग 50% कृषक ही आते हैं। तो यानी कि जाहिर सी बात है, हम रूस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बताया कि 85% आबादी लगभग कृषक थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो अनाज का उत्पादन था सबसे बड़ा निर्यातक था ये पूरे देश में, पूरे यूरोप में जो है ये अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। अनाज का निर्यातक रहा ये, और इसका अहम योगदान था कृषि के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में अहम योगदान रहा। आगे चल कर के उद्योग हमारे यूरोप में बहुत कम थे, लेकिन आगे चल कर के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों में बहुत बड़े बड़े कल कारखाने मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। साथियों, हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ कि लगभग जब औद्योगिक कारखाने चालू हुए लगभग 1890 के दशक में, 1890 के दशक में लगभग चालू हो गए थे, जिसमें दो इलाके जो कि काफ़ी फेमस थे उत्पादन के मामले में। एक तो था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। ये जो दो इलाके थे काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। हालांकि यहाँ पर जो पूंजीपति थे उनके द्वारा कारखाने लगाए गए थे, और इसका परिणाम क्या हुआ कि रूस में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन, लगभग कोयले का उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक, जब जाहिर सी बात है औद्योगिक मशीनें लगाई जाती हैं, कारखाने लगाए जाते हैं, तो कोयले की सबसे ज़्यादा मांग होती है। तो कोयला उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई और स्टील उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। स्टील उत्पादन में 4 गुना। ये 1890 के दशक की बात चल रही है, 1890 ईस्वी की। तो यहाँ पर लगभग 4 गुना। 1900 तक, सन 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगर और कारखानों में मज़दूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमने बताया कि उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, ये उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। और उद्योगपति क्या चाहते हैं, वो उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि मज़दूरों को कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का मौका दिया जाए उन्हें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। तो इसलिए उन्होंने एक निर्धारित किया था, निश्चित टाइम का ड्यूरेशन उन्होंने निर्धारित किया और लगभग 12 घंटे की, 10 या 12 घंटे की
मज़दूरों की जो है पाली लगती थी। काम करने की पाली लगभग 10 से 12 घंटे। लेकिन साथियों उस समय कारखानों में जो है इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते थे जो कि इसकी देखरेख में किया जाता था, तो वो बहुत ही लापरवाही करते थे और वो इनसे काम लिया करते थे। लगभग एक एक पाली 15-15 घंटे खींच जाया करती थी। लगभग 15 घंटे तक काम लिया करते थे एक ही पाली में और न्यूनतम वेतन देते थे। और जो कुछ महिलाएं कार्यरत थीं, जिनको महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा आधा वेतन मिलता था, आधा वेतन, और आधे वेतन से बहुत ज़्यादा मिल सकता था 3/4 वेतन। तो इतना वेतन मिलता था और इनको काम उतना ही 15-15 घंटे काम लिया जाता था। और कुछ उस समय मज़दूरों की संख्या इतनी बढ़ गई थी, कुछ कहते हैं कि जैसे धातुकर्मी जो होते हैं वो अपने आप को मज़दूरों में साहब मानते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है धातुकर्मी जो होते हैं उनको कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, निपुण बनने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है। सभी मज़दूर धातुकर्मी नहीं बन सकते थे, इसलिए कहते हैं कि उस समय धातुकर्मी मज़दूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता थी। हम देखते हैं 1914 में मज़दूरों में औरतों की संख्या लगभग 31% थी। कितनी थी? 31%। यानी कि अगर हम बात करें महिलाओं की तो 31% जो है महिलाएं कार्य कर रही थी और उनका लगभग वेतन पुरुषों की अपेक्षा आधे से या 3/4 दिया जाता था। आगे चल के हम देखते हैं कि उन्हें अक्सर नौकरी से निकाल दिया जाता था, सस्ता वेतन दिया जाता था, जिसके कारण मजदूर एकजुट होकर के संगठन बनाने लगे। अगर कोई भी मजदूर, अगर कोई भी मालिक मजदूरों को निकालता है तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल कर देते थे। और उसी की तुलना में हम देखते हैं लगभग 1896 से 97 के बीच में, 1896 से 97 के बीच में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बड़ी संख्या में आयोजित हुई। देहात की अगर ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, देहात की ज़मीन पर अधिकतर किसान खेती करते थे। विशाल संपत्तियों के सामंतों राजशाही ऑर्थोडॉक्स का कब्जा था, चर्च का कब्जा था। तो साथियों हम देखते हैं कि अगर देहात के क्षेत्र में जाएं, अगर रूस में देहात के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है किसान कार्य कर रहे थे, किसान कार्य कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो संपत्ति थी वो किसके पास थी? सबसे ज़्यादा संपत्ति उस समय के जो है किनके पास होती थी? सामंतों और राजशाही व ऑर्थोडॉक्स चर्च। किसके पास? सामंतों के पास रहती थी। तो सामंतों के पास रहती थी और जो राजशाही लोग थे उनके पास रहती थी, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, चर्च के पास। हालांकि जो देहात के किसान थे वो बहुत ही मतलब ऐसे लोग नहीं थे जो अपने आप को निर्बल समझते थे। वो हालांकि रूस के जो किसान थे वो सामंतों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि वो सामंतों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सामंतों के पास जो ज़मीन है वो किसानों को बांट दी जाए और जिससे किसानों के पास संपत्ति बराबर हो। जबकि हम फ्रांस के किसानों में ऐसा नहीं देखते हैं। फ्रांस के किसान जो है वो नवाबों का सम्मान करते थे, सामंतों का सम्मान करते थे और उनके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, उनको बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन यहाँ रूस में किसान जो है ऐसे नहीं थे। तो हुआ क्या कि बहुत सारे हम देखते हैं कि 1905 में बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि जहां पर बहुत सारे सामंत मार दिए जाते हैं, किसानों के द्वारा हत्याएं कर दी जाती हैं। लगभग दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। और 1902 से शुरुआत होती है, 1905 के बीच में लगभग काफ़ी सामंतों की हत्या कर दी जाती है।
और हम देखते हैं कि रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एकजुट रहते थे। और यहाँ के किसान जो कभी कभी वो अपनी सारी ज़मीनें, किसान जो थे वो कभी कभी अपनी सारी ज़मीनें मीर को सौंप दिया करते थे। किसको? मीर को कम्यून भी कहते हैं। मीर को कम्यून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यून। और इनको सौंप दिया करते थे। जो ये मीर थे, कम्यून थे, ये क्या करते थे कि परिवार के हिसाब से, वो समय के अनुकूल परिवार के हिसाब से उनको ज़मीनें बीच बीच में बांट दिया करते थे। तो ये था वहाँ के किसान। और फिर रूस में समाजवाद कैसे फैलता है? समाजवाद फैलने का एक नतीजा था कि वहाँ के मज़दूर जो थे वो गैर कानूनी संगठन चला रहे थे। जाहिर सी बात, हमने देखा कि जब फैक्ट्रियों में एकजुट होने के लिए उन्होंने जब पार्टियों का गठन शुरू किया, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो 1898 के करीब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करते हैं रूस के मजदूर। तो अभी हमने देखा कि पूरे यूरोप में जगह जगह पार्टियों का गठन हुआ था और उसी का असर हुआ कि रूस के किसानों ने एक पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम था रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस प्रकार से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन होता है। और जो कि ये गैर कानूनी रूप से चलाई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक कानून इजाज़त नहीं देता था इस तरीके की पार्टियों को, तो गैर कानूनी तरीके से ये पार्टियां चलाई जाती थी। गैर कानूनी तरीके से ये पार्टियां चलाई जाती थी और ये अखबार निकालते थे, इनके द्वारा अखबार निकाले जाते थे, मंचन किया जाता था, छोटे छोटे मंचन किए जाते थे, अखबार निकाले जाते थे, जिससे जनता को जागरूक किया जाता था। इसी प्रकार से आगे चल कर के हम देखते हैं कि कंपनियों में अगर कोई भी मालिक किसी को निकालता है तो मज़दूर एकजुट होकर के हड़ताल किया करते थे। और धीरे धीरे 1900 के दशक में आते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मज़दूर एक पार्टी का गठन करते हैं, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी। तो पहले मजदूर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करते हैं और फिर आगे चल कर के जो किसान होते हैं वो आगे चल कर के 1900 के दशक में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन करते हैं। इस प्रकार से लेनिन का जो मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेनिन कहा करते थे कि रूस में ऐसा नहीं है। लेनिन जो कि बोल्शेविक विचार के प्रतिपक्ष थे, जो कि ये मानते थे कि किसानों में एकजुटता नहीं, रूस के किसानों में एकजुटता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो किसान थे एकजुटता नहीं है। ऐसा क्यों कहते थे लेनिन? इसलिए कहते थे क्योंकि किसान जो थे वो कुछ मज़दूर थे, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मज़दूरों से काम करवाते थे और कुछ जो थे खुद ही मजदूरी करते थे। इसलिए उनमें आपस में मतभेद था और इसलिए लेनिन का कहना था कि ये जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में पूरी तरह सहयोग नहीं दे सकते हैं। और इस प्रकार से, लेकिन एक दूसरा खेमा था जो कि मेंशेविक पार्टी से था, जो कि मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए और सभी लोग पार्टी का सहयोग करेंगे। इस प्रकार से उथल पुथल का माहौल रहा और 1905 में ये क्रांति का रूप ले लेता है। 1905 में क्या होता है कि रूस एक निरंकुश राजशाही था और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में
जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। साथियों, जब कोई राजा संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है या उसके अधीन नहीं रहता है तो सभी चाहते हैं कि उसको उसी के अधीन कार्य करना चाहिए। तो वहाँ के जो उदारवादी थे, उदारवादी लोगों की सोच थी कि ऐसा हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें जार के प्रति कोई मुहिम चलानी चाहिए। और 1905 में इसी के दौरान हम देखते हैं, इसी क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट व समाजवादी क्रांतिकारी जो किसान थे और जो मजदूर थे उन्होंने काफ़ी काम किया। और रूसी साम्राज्य के तहत राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों या फिर हम ये कहें मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन रहा, यानी कि पूरे यूरोप का समर्थन रहा। और रूसी मज़दूरों में 1904 का साल बहुत बुरा था। अच्छा, 1904 की बात हम कर लें। 1904 के पहुँचते पहुँचते मज़दूरों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसका रीज़न ये था, देखिए 1904 के दशक में जब हम पहुँचते हैं तो मज़दूरों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि जो कीमतें थे, जो वस्तुएं थी, उनकी कीमत बढ़ गई थी और मजदूरी कम हो गई थी। यानी कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं और जिसके कारण कीमतों में वृद्धि हुई और मजदूरी क्या थी? न्यूनतम। मजदूरी न्यूनतम थी, जिसके कारण मज़दूरों का हाल बहुत ही बुरा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि लगभग उन्होंने क्या किया कि 1904 में एक असेंबली का गठन किया और असेंबली थी, उसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स क्या थी? रशियन वर्कर्स। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन किया और वे जो है, जाहिर सी बात है, जब कोई भी वर्कर अगर उसे मजदूरी सही से नहीं मिलेगी और उसका जीवन निर्वाह में समस्या होगी तो जाहिर सी बात है वो विरोध करने का प्रयास करेगा। उसी विरोध में सारे मजदूर एकत्र हो गए और लगभग उस समय सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,10,000 मजदूरों की संख्या थी, जिन्होंने जो है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि एक औद्योगिक इलाका था, हम देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पर एकजुटता हुई लगभग 1,10,000 के करीब में जो है मजदूर इकट्ठा हुए। 1,10,000 मजदूर वहाँ पर इकट्ठा हुए और समय की पाली जो कि 15 घंटे लगभग खिंच जाती थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो समय की पाली है यानी कि उसको कम करें। वो लगभग 8 घंटे की मांग करी कि 8 घंटे होनी चाहिए, समय की पाली 8 घंटे होनी चाहिए और वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, ये किसानों का सकारात्मक परिणाम रहा। और लेकिन वहाँ पर जब एकत्र हुए तो कहते हैं कि उस समय पादरी गैपन जो कि नेतृत्व कर रहे थे, इन मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पादरी गैपन जो कि नेतृत्व कर रहे थे इन मजदूरों का। तो वहाँ के जार और पुलिस वालों ने जार ने आदेश दे दिया कि इन जो एकजुट भीड़ है इन पर गोलियां चला दी जाए, जिसमें लगभग उस समय की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 100 मजदूर मारे गए और 300 के करीब लगभग घायल हुए। इस घटना को बिहार में रूस में 1905 की क्रांति व खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? खूनी रविवार। और खूनी रविवार में जो कि हमने बताया कि 100 मजदूर मारे गए, 100 के करीब मारे गए और 300 मजदूर घायल हुए।
300 मजदूर घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और यहीं से शुरुआत होती है 1905 की क्रांति की। तो इस तरीके से 1905 की क्रांति शुरू होती है। हालांकि इसका सकारात्मक परिणाम रहा। बाद में 1905 के करीब में क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन किया। किसका गठन किया? ड्यूमा का। तो जार ने ये क्रांति जो मजदूरों की क्रांति थी, इसके परिणामतः ये रहा कि उन्होंने एक गठन किया ड्यूमा का। किसका गठन किया? ड्यूमा। एक ड्यूमा नाम की संसद का गठन किया जो कि निर्वाचित होती थी। तो ड्यूमा का गठन किया। सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां अस्तित्व में आ गई। साथियों, हम देखते हैं कि 1905 में ज़्यादातर कमेटियां जो है गैर कानूनी रूप से काम करती थी। जैसे कि हमने बताया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस तरीके से बहुत सारी कमेटियां थीं जो कि गैर कानूनी रूप से कार्य करती थी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो निकोलस था लगभग निरंकुश स्वभाव के थे और उन्होंने जो पहली ड्यूमा स्टार्ट करी, जो पहली ड्यूमा का गठन किया, उसको लगभग 75 दिन के बाद इसको हटा दिया, यानी कि निरस्त कर दिया और दूसरी ड्यूमा का गठन किया गया। दूसरी ड्यूमा का गठन किया गया। जब दूसरी ड्यूमा बनी तो लगभग जो दूसरी ड्यूमा हम देख रहे हैं, तो दूसरी ड्यूमा का गठन लगभग 3 महीने बाद इसे निरस्त कर दिया गया। 3 महीने बाद इस ड्यूमा को भी हटा दिया गया और जो कमेटियां थीं, जो मजदूरों की कमेटियां थीं, जो एकत्र करके पार्टी बनाई थी, उनको उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया, उन पर पाबंदियां लगा दी और इस प्रकार से जो है निरस्त करते गए और इनकी जवाबदेही कोई भी नहीं रही और मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरा ड्यूमा जो कि रूढ़िवादी, जब तीसरा ड्यूमा का गठन किया तो तीसरे ड्यूमा में उन्होंने क्या काम किया कि जब थर्ड ड्यूमा आया तो थर्ड ड्यूमा में उन्होंने रूढ़िवादी लोगों को भर लिया। किसको? रूढ़िवादी लोगों को भर लिया उस ड्यूमा में और इस प्रकार से उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो जाहिर सी बात है, जो प्रश्न उठा रहा था उसको बाहर कर दिया उन्होंने। हमने देखा पहली ड्यूमा जो कि मजदूरों से भरी हुई थी और दूसरी ड्यूमा मजदूरों और किसानों से भरी हुई थी, जिनको हटा दिया गया और बाद में रूढ़िवादी लोगों को भर लिया गया इस ड्यूमा के माध्यम से और राजा निरंकुश रूप से शासन करता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि पहला विश्व युद्ध जो कि बोला जाता है 2 खेमों में हो गया, जिसमें एक मजदूर और किसानों का वर्ग था, दूसरा जो वर्ग था वो रूढ़िवादी लोगों का था। तो 2 गठबंधन, जो 2 खेमे बट गए आपस में और 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध का सामंजस्य हुआ। युद्ध हो गया जिसमें एक खेमा जो कि था ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और जर्मनी के बीच और दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच में। तो इनके बीच में कैसे युद्ध होता है और किस प्रकार से आगे इसका परिणाम क्या होते हैं, अगले सेशन में हम जानेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारा रूस था जिसमें समाजवादी परिप्रेक्ष्य का गठन हुआ था, किस प्रकार से मजदूर संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी कमेटी और पार्टियों का गठन करते हैं। ये केवल रूस की बात नहीं थी, ये पूरे यूरोप की बात थी, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह पार्टियां गठन होती हैं और पार्टियों के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किया जाता है और मजदूरों, किसानों की बातों को रखा जाता है, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अंततः रूढ़िवादियों का ही दबदबा रहता है। अंततः हम देखते हैं जीत उन्हीं की होती है, लेकिन फिर भी यह संघर्ष जारी रहता है और अंत में इसका परिणाम एक युद्ध के तौर पर होता है, जो कि युद्ध 1914 के दशक में, जो कि हमने देखा 2 खेमा बट गए थे। एक तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी था और दूसरा खेमा जो कि दूसरे
जो कि दूसरा खेमा जिसमें इटली, रोमानिया और फ्रांस ये सब थे दूसरे, और पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे। तो इनके बीच में युद्ध के परिणाम स्वरूप जो भी होता है उसका परिणाम हम अगले आने वाले सेशन में जानेंगे, और हम देखेंगे कि आगे चल करके पेत्रोगाद किस प्रकार से जो पार्टियां होती हैं पेत्रोगाद के रूप में बदल जाती हैं, जो कि फरवरी क्रांति के रूप में जानते हैं। और हम देखेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति किस प्रकार से हुई, और फिर अक्टूबर के बाद में समाज में क्या बदलाव हुए उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से हम देखते हैं फ्रांस में जो बदलाव आया था समाज में, फ्रांस में जो प्रजा थी जो 3 स्टेटों में बटी हुई थी, आगे चल कर के समाजवाद किस रूप से उभरता है। और उसी प्रकार से जब रूस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति के बाद में अक्टूबर की क्रांति और कई क्रांतियां होती हैं, इन क्रांति के बाद समाज में क्या बदलाव आता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे विस्तार पूर्वक। और यूँ ही एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बेसिक से हम बता रहे हैं, एक एक लाइन कोशिश करते हैं साथियों की कहानी के माध्यम से आपको बताया जाए, जिससे आप पहले एक बार अगर डीपली आप पढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ें अगर आपको, और मेन पॉइंट को नोट करते रहें, एक बार फिर रिकॉल करें। और जाहिर सी बात है कि किसी भी परीक्षा को मजबूत करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, आप बेसिक से ही ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सीढ़ी का निचला पायदान है, और इस निचले पायदान पर अगर आप अडिग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मंजिल दूर नहीं है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और यूं ही अगले सेशन में एक नई स्टोरी लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।